नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन का प्रकरण लेखन कला का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले प्रकरण में हमने जो है शहरी जीवन के बारे में, शहरों के महत्व के बारे में, शहरों में माल की आवाजाही के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं लेखन कला के बारे में। लेखन कला का विकास। लेखन कला के विकास को पढ़ने के लिए मुख्यतः 4 बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। पहला लेखन कला का विकास, दूसरा लेखन प्रणाली, तीसरा साक्षरता और चौथा लेखन का प्रयोग। सबसे पहले चलते हैं लेखन कला के विकास के बारे में। लेखन कला के विकास की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्च स्तरीय ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती है। भाषा क्या है? वही है, उच्च स्तरीय ध्वनि होती है, आवाज़ होती है और वह अपना अर्थ क्या करती है? प्रकट करती है। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। सामान्य बात है, लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति में उतना ही अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि उच्च स्तरीय ध्वनियाँ जो प्रदर्शित संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत होती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वह लगभग कहा जाता है कि 3200 ईस्वी पूर्व की है। इसके चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है और वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 ऐसे चिन्हों की सूचियाँ मिली है जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी, ऐसा माना जाता है, अनुमान किया जाता है। स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन को स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। ऐसा माना जाता है कि लेखन कार्य प्रारंभ तभी से हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन के लिए कोई स्थायी जो है हिसाब की जरूरत पड़ी होगी, तब उन्होंने लिखना या सांकेतिक लेखन कार्य प्रारंभ किया होगा। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, सौदा भी कई प्रकार के मालों के बारे में होता था। उस समय एक जो है लिपि काम आती थी, वो कीला अक्षर लिपि। देखो कीला अक्षर संकेत इस चित्र में हमको दिखाई दे रहा है, ये कीला अक्षर संकेत है जो है चिकनी मिट्टी की पट्टिका लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की ये बताई गई है। इसके अंदर अलग अलग संकेत, देखो मैंने बताया 5000 इस प्रकार के संकेतों की सूचियाँ मिली है उसी में से, और प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम भी है। और इन पट्टिकाओं पर बने संकेत जो हैं वो बैल, मछली, अनाज और नावों के। देखो पहला संकेत हमको दिखाई दे रहा होगा, ये बैल का है, दूसरा संकेत अनाज और मछली, तीसरा संकेत संख्या व नावों के बारे में है। ये इस प्रकार की पट्टिकाओं के संकेत के माध्यम से हम जानेंगे। फिर आता है एक और चित्र में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये चित्र एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर कीला अक्षरों की लिपि में लिखी हुई है। ये एक गणितीय अभ्यास है, हिसाब किताब के बारे में कह सकते हैं। और पट्टिका के अग्र भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित जो है की गई है। आप देखेंगे कि इन अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं, देखो एक नीचे दिया गया है क्यूलिनिफॉर्म अर्थात कीलाकार। यह लातिनी शब्द क्यूनियर्स जिसका अर्थ होता है खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार, यानी खूंटी आकार के जिससे ये बना हुआ है। ये चित्र हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आता है लेखन प्रणाली की बात करें। लेकिन लेखन प्रणाली से पहले हम एक बार चित्र को पुनः देखेंगे। चित्र के देखने से हमें ये पता चलता है, देखो कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मिट्टी की पट्टियों पर लिखा करते थे और लिपि चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंद कर और थाप कर इस प्रकार की ये पट्टियाँ जो दिखाई दे रही है ये बनाई जाती थी, जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में क्या कर सके, पकड़ सके। वह सावधानीपूर्ण उसको उसकी सतहों पर और चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीलियों और तीखी नोक से उसके ऊपर नम चिकनी सतह पर कीला अक्षर चिन्ह जो है वो अंकित करता था। जब ये पट्टियाँ धूप में सूख जाती थी तो ये क्या हो जाती थी, पक्की हो जाती थी।
और वे मिट्टियों के बर्तनों जैसी क्या हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े, सोपान का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी जो भी होता था, उस पट्टियों पर लिखा जाता था, और जब आवश्यकता नहीं होती थी तो उनको फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टियां जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिख सकते थे। इसलिए अपन कहते हैं बार बार लिखने की आवश्यकता, मतलब हिसाब को एक बार पूरा पैटर्न उसको लिख दिया जाता था, यानी उसमें किसी प्रकार का फेरबदल बाद में नहीं किया जा सकता था, और जब होता था तो उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों इस प्रकार की पट्टियां मिली हैं, और इस स्रोत संप्रदाय के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए। वर्ण जो थे वो कैसे हो गए, किलाकार, और भाषा कौन सी हो गई, सुमेरियन। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजा के कार्यों का वर्णन करने और कानून को उन परिवर्तनों को उद्घोषण करने के लिए भी किया जाने लग गया। देश की आम जनता के लिए बनाया जाने वाले समस्त कानून भी अब लिखित रूप में वर्णित किए जाने लगे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो भाषा है वो कौन सी है, सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे किसने ले लिया, अकदी भाषा ने ले लिया, और अकदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा, ऐसा माना जाता है। फिर आता है लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली की अगर हम बात करें तो लेखन प्रणाली में जब ध्वनि के लिए किला अक्षर या किलाकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे अगर देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार के मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सिखाने पड़ते थे, और गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, बड़े समझदारी कुशलता के साथ लिखना होता था, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनि को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। जैसे आपने देखा ला इन, ये संकेतक के रूप में, इसी प्रकार उनके संकेतक के रूप में जो है उन पट्टियों पर लिखा जाता था। फिर आता है साक्षरता। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या में सैकड़ों में थी, बल्कि ये कई अधिक पेचीदी भी थी, पेचीदी यानी कठिन भी थी। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को क्या करती थी, दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा अगर हम लें तो एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इसी तरह से की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है। कैसे बोलते थे, मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के बारे में दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रखे। यानी आगे से आगे इस पद्धति, इस किलाक्षर लिपि या इन लिपियों को आगे से आगे पहुँचाने का कार्य किया जाए, उसके बारे में। फिर आता है लेखन का प्रयोग। लेखन के प्रयोग की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरक क्या है, स्थान का नाम है। उरक के एक प्राचीन शासक जिसका नाम था एनम कर के बारे में लिखे गए सुमेरियन महाकाव्य से स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। ऐसे उरक नहीं, क्या कहते थे, शहर कहकर पुकार, क्योंकि बहुत सुंदर बसावट थी उसकी। सुमेर के व्यापार
की पहली घटना को एन एकर के साथ जोड़ा गया है। उस महाकाव्य में कहा गया कि जिन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। एन मेकर अपने शहर के सुंदर मंदिरों को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातु हमेशा मंगवाना चाहता था। काम के लिए वह उसने अपना एक दूत जिसका नाम था अरट्टा नाम का एक सुदूर देश के शासकों के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद, तारों की रोशनी और उससे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग से वो क्या बढ़ता था, आगे बढ़ता रहा। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लादने के लिए ऊपर चढ़ता तो कभी नीचे उतरता। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया और उनके 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं उसने क्या की, धीरे धीरे पार की। मतलब ये कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी लगने लगी, यानी छोटे चूहों की तरह। मतलब समझे, उसको कवि ये कह रहा है कि भाई उसको छोटे चूहे यानी उसको हर चीज़ पहाड़ी पर चढ़ने के बाद छोटी नजर आने लगी। दूत अरट्टा के जो है मुखिया से लाजवद और चांदी नहीं ला पाया और उसने बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद भी वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एन मेकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एन मेकर अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से लेखन प्रणाली का प्रयोग में आई। ये कवि ये कहना चाह रहा है। जब लिखी हुई पट्टिका दूत के अटरगा के शासकों के हाथों में दी, यानी उसको कहा कि अब ये लेकर जा तू, और ये लेकर जा और ये बता, क्योंकि तू राजा की बात को आगे तक पहुंचा नहीं पा रहा था। तो उसने उसकी जांच की। उचित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी तौरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाई रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य तो नहीं माना जा सकता जो मैंने घटना बताई, लेकिन उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन व्यवस्था को क्या किया होगा, प्रारंभ किया होगा। इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना पर इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो रहा ही होगा, साथ ही उसमें मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की झलक भी दिखाई देती है। ये तो था लेखन कला के बारे में। अगला भाग हम पढ़ेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, जहाँ मंदिर और राजा की क्या स्थिति थी उसके बारे में। धन्यवाद। अभी स्क्रीन पर कुछ गरकारी हमें नजर आ रहा होगा, उसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। धन्यवाद।